चलिए, हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका नवराज विद्यापीठ में। आप लोगों को जैसे मैंने आज क्लास में आपके इंग्लिश जो फर्स्ट चैप्टर है, 12th क्लास का इंग्लिश फर्स्ट चैप्टर जो है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, इसके पूर्ण डिस्क्रिप्शन के साथ आपको हिंदी बताया जा चुका है। पाठ का पूरा लाइन बाय लाइन हिंदी बताया जा चुका है आपके लिए। अब लेकर के हम तैयार हैं यहाँ पर पाठ का जो प्रमुख कुछ क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चन को देखते हैं और उनको समझते हैं आखिरकार इसका अर्थ क्या होता है, इसको पढ़ेंगे कैसे, प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, इन सभी के साथ वीडियो को शुरू करते हैं। अब आइए, जैसे कि पहला क्वेश्चन यहाँ पे आप देख रहे हैं, इसमें पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है महात्मा गांधी। पहला क्वेश्चन आपने देखा यहाँ पे दिया हुआ है, महात्मा गांधी बिलीव्स दैट द सिविलाइजेशन इंडिया हैज इवोल्व्ड, है ना। यानी कि महात्मा गांधी विश्वास करते थे, जो भारतीय सभ्यता और संस्कृति के प्रति जो उनका विश्वास था वो था इज नॉट टू बिटेन इन द वर्ल्ड, यानी कि वो पूरी दुनिया में कहीं भी मात नहीं खा सकती है, वो कहीं भी पूरी दुनिया की संस्कृति से कहीं से भी वो हार नहीं सकती है। यानी भारत की संस्कृति बहुत ही बेहतर है। यहाँ पे नीचे आपके लिए प्रोनाउंसिएशन इसका लिखा हुआ है, जैसे महात्मा गांधी बिलीव्स दैट द सिविलाइजेशन इंडिया हैज इवॉल्व्ड इज नॉट टू बिटेन इन द वर्ल्ड, है ना। तो यहाँ से आप आसानी से इसे पढ़ भी सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन सेकंड है। क्वेश्चन सेकंड को हम लोग देखते हैं। यहाँ पे अगर आपको कोई दिक्कत होता है तो आप थोड़ा वीडियो को स्लो करके आसानी से देखिए और समझिए। यहाँ पे मेरा एक ही उद्देश्य है ताकि आप अच्छे तरीके से 12th क्लास की पूर्ण तैयारी कर सकें, है ना। सेकंड क्वेश्चन है द कॉमन पीपुल लिव्ड इंडिपेंडेंटली एंड फॉलोड विच ऑक्यूपेशन। तो पाठ में जैसे मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कल, उसमें मैंने बताया था कि भारत के जो लोग थे, सामान्य जो लोग जीवन यापन करने वाले लोग थे, वे एग्रीकल्चर ऑक्यूपेशन से जुड़े हुए थे, है ना। लिव्ड इंडिपेंडेंट यानी स्वतंत्र रूप से जीते थे और कृषि कार्य को वे लोग करते थे, है ना। तो यहाँ पे लिखा हुआ है इसका प्रोनाउंसिएशन, द कॉमन पीपुल लिव्ड इंडिपेंडेंटली एंड फॉलोड विच ऑक्यूपेशन। तो आंसर हो जाएगा इसका क्या, एग्रीकल्चर ऑक्यूपेशन, यानी कृषि कार्य से वे लोग जुड़े हुए थे, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 3 है द इंडियन civilization as described by महात्मा गांधी has been so described by whom, यानी कि महात्मा गांधी ने जैसे अपनी सभ्यता और संस्कृति का वर्णन किया है वैसा ही वर्णन किसके द्वारा किया गया है, तो इट्स वोटरीज, है ना। यानी कि उनके अनुयायियों के द्वारा, इट्स वोटरीज, इनके अनुयायियों के द्वारा वैसा ही वर्णन, भारत का वर्णन किया गया है कि भारत की सभ्यता और संस्कृति एकदम, मतलब कि उसकी तुलना कहीं और से नहीं की जा सकती है। यहाँ नैतिकता को बढ़ावा दिया जाता है, वैसे कामों को करने का कहा गया है जो कि सदा हमारे हाथ पैरों से हो जाने वाला हो। यानी कि हमारी संस्कृति जो है वो हमें अपने वातावरण के साथ, अपने समाज में सामंजस्य बनाने के साथ साथ हर एक चीज के लिए उतावला बनाती है और सभी के साथ सामंजस्य बनाना सिखाती है ना। चौथा क्वेश्चन है आपके साथ, द टेंडेंसी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन इज टू एलिवेट व्हाट, है ना। यानी कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति का टेंडेंसी जो था वो क्या था, तो मोरालिटी, यानी हमारी भारतीय सभ्यता और संस्कृति हमें नैतिकता सिखाती है। क्या सिखाती है, नैतिकता को सिखाती है, नैतिकता को बढ़ावा देता है। नैतिकता का अर्थ होता है नीतिगत कार्य, वैसे कार्य जो नीति के अनुसार किए जाते हैं उसे क्या कहते हैं, नैतिगत कार्य कहते हैं, है ना। अब बताइए नीतिगत कार्य से अभी आपका क्या अभिप्राय है ना। तो नीतिगत कार्य से हमारा अभिप्राय है जैसे कि आप जो काम हमारे संविधान में, हमारे नियम में, हमारे विधान में, हमारे पूर्वजों के द्वारा जो भी बनाए गए हैं उन सभी कामों का, और हमारे पूर्वज जो थे ना वो बहुत ही बेहतर थे और उनके द्वारा जो भी चीज तय किया गया था वो सारे हमारे संस्कृति को बचाने का काम करता था, है ना। ये महात्मा गांधी के द्वारा कही गई बात है ना। उसके बाद है द टेंडेंसी, 5th नंबर क्वेश्चन देखिएगा जरा ध्यान से, द टेंडेंसी ऑफ द वेस्टर्न सिविलाइजेशन इज टू प्रोपोगेट, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा इमोरालिटी, यानी कि द टेंडेंसी ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन, यानी पश्चिमी सभ्यता का, संस्कृति का जो नीति है वो क्या, किस चीज को बढ़ावा देती है, तो वो इमोरालिटी, अनैतिकता को
बढ़ावा देती है। और पढ़ने के लिए नीचे प्रोनाउंसिएशन है, आप आसानी से पढ़ सकते हैं। उसके बाद यानी कैसे अनैतिकता को बढ़ावा देती है, उनके द्वारा किए गए जो काम हैं वो देखो, पहली बात तो ये है कि हम किसी भी दो कल्चर के बारे में या फिर दो सिविलाइजेशन के बारे में हम तुलना नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि जिसका जहाँ जैसा माहौल रहा है वहाँ के लिए उसकी संस्कृति वैसी ही रही है, उसी के अनुकूल वे आगे बढ़े हैं, है ना। तो भारत के द्वारा हम बात कर रहे हैं तो भारत की संस्कृति अपने अनुसार बहुत ही बेहतर है, जो कि पूरी दुनिया में तुलना करने लायक नहीं है। नंबर 6 क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। नंबर 6 क्वेश्चन कहता है द पीपुल ऑफ यूरोप लर्न देयर लेसन फ्रॉम द राइटिंग ऑफ, यानी कि यूरोप के लोग किस चीज से पढ़ा करते थे? तो ग्रीक एंड रोमन्स के द्वारा, ये उनके द्वारा लिखे गए लेखों को पढ़ करके ये अपना जीवन यापन करते थे। उनके द्वारा लिखे गए लेखों से ये सीखने का काम करते थे, है ना। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 जो है इस पे हम ध्यान देते हैं। और क्वेश्चन नंबर 7 का होता है टू एब्जॉर्ब मोरालिटी इज टू अटेन मास्टरी ओवर विच थिंग, है ना। यानी कि मोरालिटी, तो इसका आंसर है आवर माइंड एंड आवर पैशन। यानी कि टू एब्जॉर्ब मोरालिटी, जो हम ये सब मोरालिटी को अपनाते जा रहे हैं, ये किस चीज का देन है ना। अटेन मास्टरी ओवर विच थिंग, यानी कि मोरालिटी को, नैतिकता को जो हमें अपनाना है, तो ये नैतिकता का पालन हम कब कर सकते हैं? तो जब हमारा पूरे तरीके से अपने दिमाग पर और अपने पेशे पर पूरी तरीके से, है ना, जब पेशे पर और हमारे दिमाग पे पूरी तरीके से हमारी काबू रहेगी, तब जाकर के हम नीतिगत कार्यों को कर सकते हैं, है ना। जहां हमारा दिमाग कुछ और कह रहा है, अनैतिक कार्यों को ज़्यादा बढ़ावा देने का तुरंत आसान लगता है ना, और उन सभी चीज़ों को हम बढ़ावा देने लगते हैं, तो इसके लिए हमें अपने मन पे काबू करना पड़ता है। मन कुछ भी कहे, लेकिन जो नीतिगत कार्य हैं उसी कार्यों को हम संपादित करेंगे, तब जाकर के हम क्या हो पाएंगे? नैतिक हो पाएंगे, है ना। इसके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है व्हाट डज द गुजराती इक्विवेलेंट फॉर द सिविलाइजेशन मीन्स, यानी कि व्हाट डज द गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन्स, यानी कि गुजराती भाषा में सिविलाइजेशन का अर्थ क्या होता है? तो यहाँ पे दिया हुआ है, इसका अर्थ होता है गुड कंडक्ट। क्या होता है? गुड कंडक्ट। नीचे पढ़ने के लिए है, जिन बच्चों को पढ़ने में दिक्कत हो नीचे से उसका हिजे देख करके, जैसे व्हाट इज द गुजराती इक्विवेलेंट फॉर द सिविलाइजेशन मीन्स, हिंदी में भी लिखा हुआ है, यहाँ से देखिए और आसानी से समझिए, है ना। तो गुजराती में सिविलाइजेशन का, सभ्यता का मतलब क्या होता है? तो उसका मतलब होता है अच्छा आचरण, गुड कंडक्ट। क्या आंसर होता है? गुड कंडक्ट, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 को हम देखते हैं क्या कहता है ना। क्वेश्चन नंबर 9 में है वी नोटिस दैट द माइंड इज रेस्टलेस डैश, है ना। वी नोटिस दैट द माइंड इज रेस्टलेस बर्ड। यहाँ पे बहुत ही अच्छी बात महात्मा गांधी ने हमें बताया है। महात्मा गांधी हमें बताते हैं कि हमारी जो मन है वो एक चंचल चिड़िया की भांति है, जो कभी भी रुकती नहीं है ना। और जितना ही ये पाती है उतना ही और इच्छा बढ़ती है इसकी, फिर भी ये क्या रहती है? असंतुष्ट रहती है। जैसे कि मान लो आपके पास घर नहीं है, घर इच्छा किया, बनवा लिए अपने, फिर उसके बाद इच्छा बढ़ेगी कि हाँ थोड़ा घर के साथ अब थोड़ा एसी कूलर लग जाए, वो हो गया। फिर मन में इच्छा आएगा कि अब इनके साथ साथ थोड़ा हमारा क्या हो जाए, 4 चक्का एक बढ़िया ले लिए जाए जिसमें बैठ करके मजे से घूमे सभी लोग साथ में, है ना। फिर ऐसे ही इच्छा बढ़ती जाएगी, फिर शहरों की ओर बढ़ेंगे। वही बात महात्मा गांधी यहाँ बताते हैं, वी नोटिस दैट माइंड इज रेस्टलेस बर्ड, यानी हम ये देखते हैं कि हमारी मन जो है एक चंचल चिड़िया की भांति है, जितना ही ये पाती है, द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स, यानी जितना ही ये पाती है उतना ही ये इच्छा रखती है, एंड स्टिल अनसेटिस्फाइड, और फिर भी ये क्या रहती है? असंतुष्ट रहती है। यही है ना। आगे क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में है द मोर वी इंडल्ज इन आवर पैशन द मोर व्हाट दे बिकेम, यानी कि जितना ही ज्यादा हम अपने पेशे से जुड़ते चले जाते हैं, वो हमारा पेशा हमें किधर ले जाता है? अनब्राइडल्ड, हमें अनैतिकता की ओर वो हमें अनब्राइडल्ड यानी असभ्य बना देता है। क्या बना देता है? असभ्य बना देता है। हमारी
पेशेगत कार्य में जुटते चले जाएंगे, अनैतिकता मतलब कि अनब्राइडल्ड होते जाएंगे, और सब हम लोग धीरे धीरे होते चले जाते हैं, है ना, अपने काबू में नहीं रह पाते हैं। इसीलिए पैसे के अंतर्गत भी अपना काबू रखना जरूरी है ना। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11, वी हैव हैड नो सिस्टम ऑफ व्हाट इन एंशिएंट सिविलाइजेशन, है ना। We have had no system of what in ancient civilization life according competition, यानी कि इस लाइफ के कंपटीशन के अलावा हमारे पास कोई और सुराग नहीं है कि जान पाए पहली की सभ्यता कैसी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नंबर 12, देखते हैं क्या है। क्वेश्चन है, आवर forefather knew that if we set our hearts after materiality we should become, यानी कि आंसर इसका हो जाएगा स्लैव्स। क्या हो जाएगा? स्लैव। यानी कि हमारे पूर्वज जानते थे, फॉरफेदर का अर्थ क्या होता है? फॉरफादर्स मतलब पूर्वज, है ना। फॉरफादर्स जानते थे, हमारे पूर्वज जानते थे कि हम जितना ही मटेरियलिटी यानी कि वस्तु भौतिकवाद की ओर हम अपना बढ़ावा देंगे, उतना ही ज़्यादा हम क्या होते जाएंगे? उसके गुलाम होते चले जाते हैं। इस बात को जरा समझते हैं, है ना। इस बात को समझते हैं कैसे हम वस्तु के गुलाम होते चले जा रहे हैं भौतिकता के कारण। तो भौतिकता के कारण हमारे गुलाम होने का कारण है, जैसे मान लो पहले के ज़माने में हैंडपंप हुआ करता था, कल से हम लोग पानी निकालते थे, पीते थे, शरीर से जाकर चलाए पिए, है ना। लेकिन आजकल क्या है? आजकल के ज़माने में हमारे घर में मोटर है, बटन ऑन किए, फटाक से टंकी में पानी, हाथ से जाओ नल खोलो, आराम से काम हो जा रहा है, चलाने की जरूरत नहीं, मेहनत बच रहा है। तो हम लोग उसके गुलाम हो चुके हैं, उसके बिना जीवन अब सर्वाइव करना संभव नहीं है। जहाँ नहीं है वहाँ के लोग कष्ट में अपने आप को मान रहे हैं। फैन है तो गर्मी लग रहा है, पहले के लोग चले जाते थे पेड़ों के पास, आजकल क्या है? बटन ऑन करो तुरंत फैन चलने लगा, एकदम मजे से बैठ करके हवा खा रहे हैं, है ना। तो ये सब भौतिकतावाद के कारण हम इसके पूरी तरीके से गुलाम हो चुके हैं। इसके बिना जीवन थोड़े देर के लिए लाइन कट जाता है, देखो कैसे परेशानी बढ़ जाती है हम लोगों की, है ना। पूरे तरीके से बेचैन हो जाते हैं, जल्दी से आ जा, जल्दी से आ जा। यानी क्या है? हम उसके गुलाम हो चुके हैं, उसके बिना जीवन संभव नहीं होने वाला है ना। बहुत ही इसके आदी हो चुके हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। आवर एंसेस्टर्स सॉ दैट आवर रियल हैप्पीनेस एंड द हेल्थ कंसिस्टेड इन प्रॉपर यूज ऑफ विच, यानी कि हमारे पूर्वज जो आवर एंसेस्टर्स जो हमारे पूर्वज जो थे, एंसेस्टर्स देखते थे कि हमारी वास्तविक खुशी किन चीजों में है। तो हमारी वास्तविक खुशी जो है आवर किस चीज के प्रयोग में है? तो आवर हैंड्स एंड आवर फीट होगा, यहाँ तो मिस्टेक हो गया। आवर हैंड्स एंड आवर फीट, यानी जो काम हमारे हाथ पैरों से हो जाने वाला है ना, उन सभी के साथ ही हमें काम करना चाहिए। देखिए नीचे हिंदी में सही है, आवर एंसेस्टर सॉ दैट आवर रियल हैप्पीनेस एंड हेल्थ कंसिस्टेड इन प्रॉपर यूज ऑफ विच थिंग, तो आवर हैंड्स एंड फीट, यानी जितना ही हम अपने हाथ पैरों का उपयोग करके काम को करेंगे, उतना ही ज्यादा हम क्या रहेंगे? स्वस्थ रहेंगे, उसी में खुशी मिलेगी हमें, है ना। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है ना। क्वेश्चन नंबर 14 में है, द डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन इज एन इंडेफिनिट मल्टीप्लिसिटी ऑफ विच थिंग, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा ह्यूमन वांट्स, यानी कि आज जो हमने ये मॉडर्न सिविलाइजेशन को पाया है, आधुनिक सभ्यता जो हमारे सामने है, ये किसकी देन है? तो ये मनुष्यों की इच्छा की देन है। मनुष्य चाहे हैं तब ऐसा हो रहा है। हमारे पूर्वज नहीं चाहते थे तो वे भाग्य की रेखा तय कर रखे थे। महात्मा गांधी भी बताए हैं कि अनैतिकता से बचने के लिए हमें क्या करनी चाहिए। हमारे पूर्वज भाग्य की रेखा तय कर रखे थे कि हाँ कर्म कर रहे हैं, और साथ ही साथ भाग्य के भरोसे भी रहते थे कि ज्यादा उतावला होकर के गलत कामों में लिप्त न हो जाएं, जिस कारण से वे क्या करते थे? भाग्य की रेखा तय करते थे, है ना, कि अगर भाग्य में होगा तो हो जाएगा, है ना, और साथ ही साथ कर्म को भी बढ़ावा देते थे। तो ये जो हमारा एक इच्छा है, हमारे जो मॉडर्न सिविलाइजेशन की देन है, ये मनुष्यों की इच्छा की देन है। मनुष्य चाहे हैं तब जाकर ऐसा संभव हो पाया। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। वी आर डेंजर ऑफ बार्टेयरिंग अवे द परमानेंट गुड फॉर वॉट, यानी कि वी आर डेंजर ऑफ बार्टेयरिंग अवे द परमानेंट गुड फॉर वॉट, तो आंसर हो जाएगा मोमेंट्री प्लीजर, यानी कि हम लोग अपने भविष्य को क्या कर दिए हैं? क्षणिक सुख के चक्कर में बर्बाद करते जा रहे हैं, है ना। बार्टेयरिंग, क्षणिक सुख के चक्कर में हम अपने आप को बर्बाद करते जा रहे हैं।
क्वेश्चन नंबर 16 है व्हेन वाज महात्मा गांधी बर्न। ये सब क्वेश्चन जो होता है ना, सबसे पहले बच्चों आप लोगों को मैं बता दूं, है ना, जैसे कि आप लोग जानते हो यहाँ पे एग्जाम हमारा होने वाला है। एग्जाम में आपको तो कॉलम मैचिंग लास्ट में 10 नंबर का मिल जाना है, जहाँ पे डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए याद, है ना, राइटर का नाम याद होना चाहिए, चैप्टर का नाम याद होना चाहिए। इतना भी आप कर लेते हो तो 10 नंबर आपका फुल मार्क्स ऑब्टेन हो जाएगा नॉर्मली, है ना। तो यहाँ पे है व्हेन वाज महात्मा गांधी बर्न, तो इनका जन्म हो जाएगा 2 अक्टूबर 1869, 2 अक्टूबर 1869। क्वेश्चन नंबर 17 है महात्मा गांधी रोट आर्टिकल फॉर। महात्मा गांधी रोट आर्टिकल फॉर, महात्मा गांधी किसके लिए आर्टिकल्स लिखा करते थे? तो यंग इंडिया, क्या हो जाएगा? यंग इंडिया, यानी युवा भारत के लिए वे लेख लिखा करते थे, आर्टिकल्स लिखा करते थे, है ना। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज द नेम ऑफ ऑटोबायोग्राफी ऑफ महात्मा गांधी, यानी कि महात्मा गांधी के ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या था? तो इसका हो जाएगा माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, यानी कि महात्मा गांधी ने ऑटोबायोग्राफी को, पहले यहाँ एक शब्द है इसको क्लियर समझ लेते हैं। ऑटोबायोग्राफी से हमारा अभिप्राय है वैसा लेख जो हम स्वयं के बारे में और स्वयं ही लिखते हैं, खुद से खुद के बारे में लिखा जाना क्या कहलाता है? ऑटोबायोग्राफी कहलाता है। यदि किसी और के बारे में कोई और व्यक्ति बैठकर लिखता है, जैसे मेरी जीवनी है, कोई और बैठ के लिख रहा है तो बायोग्राफी कहलाएगा, और मेरी जीवनी है और मैं स्वयं ही लिख रहा हूं तो ये क्या कहलाएगी? ऑटोबायोग्राफी कहलाएगी। तो वैसे ही महात्मा गांधी के द्वारा अपनी ऑटोबायोग्राफी जो लिखी गई है उसका नाम है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, सत्य के साथ मेरी खोज। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 के बाद 19, 18 के बाद 19, है ना, व्हेन वाज महात्मा गांधी डाइड। चलिए, महात्मा गांधी कब, उनकी मतलब मृत्यु कब होगी? तो 30 जनवरी 1948, और इसका रीजन थोड़ा हम लोग अच्छे तरीके से समझेंगे कि महात्मा गांधी की मृत्यु कैसे हुई, है ना। तो महात्मा गांधी की जो मृत्यु हुई थी वो एक फैंटिक यानी कट्टरपंथी जो थे नाथूराम गोडसे, उनके द्वारा इनकी हत्या गोली मारकर 30 जनवरी 1948 को कर दी गई थी, है ना। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, महात्मा गांधी यूज डैश एज चीफ वेपन अगेंस्ट द ब्रिटिश रूलर इन इंडिया, यानी कि महात्मा गांधी ने, है ना, कौन से हथियार का प्रयोग ब्रिटिश यानी कि अंग्रेजी शासन के खिलाफ भारत में किया? तो वो हो जाएगा ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, सत्य और अहिंसा उनका प्रमुख हथियार था, जिसके माध्यम से उन्होंने अंग्रेजों को यहाँ से भगाने का काम किया। वही उनका सबसे बड़ा हथियार था, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। आई होप you better understand. Thank you. Keep watching.